हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल वीआईपी फिजिक्स। बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आ जाओ भाई दोस्तों, जल्दी आ जाओ। तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बात मैं भूल ही गया था। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल के न्यूमेरिकल तभी समझ में आएंगे जब तक आप वो लोग जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, एक बार हाथ खड़े करो। कोई हाथ ही नहीं खड़े कर रहा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है और मैं गारंटी लेता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% सारे के सारे न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल मेरे सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो चार्जेज हैं, 5 गुणा में 10 की पावर -8 कूलम, -3 गुणा में 10 की पावर -8 कूलम, are located 16 centimeter apart. At what point on the line being joining the two charges is the potential zero? ओहो, कह रहा है कि दो चार्ज ले लिए, एक ये, इन दोनों को लाइन को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। बड़ी भद्दे तरीके से ज्वाइन करा। हाँ, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक पे कितना है 5, सिर्फ 5 और 3 लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों के गुणा में -8 है। अच्छा बच्चा, एक बात बताओ, इस लाइन को यहाँ बढ़ा देते हैं हम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि जो पॉइंट है ना वो यहाँ कहीं बीच में हो, जिसके ऊपर पोटेंशियल जीरो लेना है, इसको पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। या हो सकता है इस लाइन को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद इन दोनों पॉइंट से बाहर की तरफ हो, वहां पर भी तो जीरो हो सकता है। बोलो भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता? चलिए, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। मुझे आप एक बात बताइए, यदि मैं इस पी पॉइंट की यहाँ से दूरी x ले लेता हूँ, कितने ले लेता हूँ बच्चे? x ले लेता हूँ, तो ये कितनी बच गई? 16 माइनस एक्स बच गई यहाँ से, 16 माइनस एक्स। अब पी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो निकाल लीजिए, प्लस में क्यू पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो निकाल लीजिए, उन दोनों को जीरो के बराबर रख दीजिए। हम पी पॉइंट की ही तो बात कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो है, हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो पी पॉइंट पे चार्ज 5 की वजह से पोटेंशियल होगा और 3 की वजह से भी होगा। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर। तो यहां से मैं क्या करना चाह रहा हूं कि पी पॉइंट के ऊपर 5 की वजह से जो पोटेंशियल निकालूंगा तो के क्यू अपॉन में आर। यहां पर आर कितनी है बोलो? 16 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस में के क्यू अपॉन में आर। यहां पर आर कितनी है बोलो? एक्स है, और इनको मैं जीरो के बराबर रख देता हूं। के मैंने कॉमन ले लिया, यहां से क्यू की वैल्यू रख दी 5, इंटू में 10⁻⁻8 अपॉन में 16 माइनस एक्स, और यहां पर के की वैल्यू कॉमन ले ली थी, क्यू की वैल्यू लिख दी मैंने 3 इंटू में 10⁻⁻8। ये माइनस जो था वो आगे ले लिया क्योंकि चार्ज की वैल्यू माइनस थी, यहाँ प्लस माइनस टकरा के माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता, तो इस वाली चीज को जीरो के बराबर रख देते हैं। 10⁻⁻8 भी मान लीजिए मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, 10⁻⁻8। ठीक है, तो ये यहाँ से काट दीजिए, ये यहाँ से काट दीजिए। अब मेरे पास बच गया 15 अपॉन में 16 माइनस एक्स, 5 अपॉन में 16 माइनस एक्स, -3 अपॉन में एक्स। इसको जीरो के बराबर रखो। ये वाली वैल्यू माइनस की है, उधर जाएगी प्लस की होगी, मैं प्लस कर देता हूं। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5x इज इक्वल टू 16 गुना में 3 48 माइनस का 3x। ठीक है, 3x माइनस का है, इधर आके प्लस का करेंगे तो 8x बराबर कितना हो गया? 48। x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। x का मान 6 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, या तो हम शुरू में मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यदि नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू ये है 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया? 10। तभी तो 16 हो पाएगा। अरे बोलो भाई, तभी तो 16 हो पाएगा बच्चे। चलिए, तो ये मान लेते हैं कि पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो था, लेकिन अगर हम ये कहें कि क्यू के ऊपर जीरो है, यदि हम ऐसा कहते हैं कि क्यू पॉइंट के ऊपर जीरो है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस में इसकी वजह से पोटेंशियल दोनों बराबर होगा। तो दोबारा कर लेते हैं, के क्यू अपॉन में, अच्छा ये डिस्टेंस है वाई डिस्टेंस के ऊपर, ये तो मैं भूल ही गया था। यहां से कितना है? ये वाई है, तो ये जो 5 है ये यहां से कितना होगा? 16 प्लस में वाई। तो क्यू पे जो ये 5 वाला जो चार्ज था, इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो 16 प्लस का वाई, फिर प्लस में के इंटू में क्यू अपॉन में 3 की वजह से वाई डिस्टेंस के ऊपर है तो अपॉन में वाई रख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। के कॉमन ले लिया और क्यू की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू में 10⁻⁻8। यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखेंगे -3, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, -3 इंटू में 10⁻⁻8। बच्चे मैंने 10⁻⁻8 भी कॉमन ले लिया, मेरे पास यहाँ पर बच गया है 5। यहाँ से तो सिर्फ 5 बचेगा क्योंकि ये तो कॉमन आ चुका, के भी कॉमन आ चुका, बटे में 16 जमा का वाई,
16 जमा का y, ये माइनस था तो माइनस, यहाँ पर k कॉमन है, q का 10⁻⁻8 कॉमन है, 3/y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 रख दिया, इसको 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म जो है उधर जाके प्लस की हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y इज इक्वल टू 16 48 प्लस का y, और कितने y 3y, y को इधर लेके आओ जल्दी, 2y हो गया इज इक्वल टू 48, और y की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 24 मीटर दूर भी, 24 सेंटीमीटर दूर भी हो सकता है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, या फिर इन दोनों के बीच में कहीं इस पॉइंट से तो 10 सेंटीमीटर दूर है और इस पॉइंट से 6 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में। तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला सवाल सोल्व करते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, रेगुलर हेक्सागन बनाना पड़ेगा। रेगुलर का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। देखो बनाने की कोशिश करता हूं, बताना सारी बराबर है, क्या बात है, सारी बिल्कुल ही तो बराबर है। चलिए कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है इसकी क्या साइड, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सारी 10 है, ठीक है। और 5 माइक्रोकुलाम सभी के ऊपर चार्ज है, इस पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। अच्छा, रेगुलर हेक्सागन की मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कि इसके सेंटर से जो दूरी है ना बच्चे, वो सभी से उतनी ही होती है जितनी इसकी साइड है, बशर्ते क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। अगर ये रेगुलर हुआ तो बात नहीं बनेगी। अब ये कितनी है 10 है, ये भी 10 होगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 10। तो इस पॉइंट P के ऊपर, P पॉइंट की बात कर लेता हूं मैं, एट पॉइंट किसकी बात कर लेता हूं, एट पॉइंट बच्चे P, द पोटेंशियल इज, अच्छा पोटेंशियल VP लिख देता हूं मैं, ठीक है। क्या होता है बताइए जरा, KQ अपॉन में, यहां पर डिस्टेंस क्या मान के चले 10 है, तो KQ बटे में 10, समझ में आ गई बात। लेकिन ये तो मात्र इसी चार्ज की वजह से हुआ, अब मैं इस चार्ज की वजह से निकालूंगा तो फिर प्लस में KQ बटे में 10, इस चार्ज की वजह से निकालूंगा तो फिर KQ बटे 10, इसकी वजह से KQ बटे 10, तो इसको गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6, तो क्यों ना मैं इस सब को हटा के सीधे 6 से गुणा कर दूं। समझ में आएगी नहीं बात, ठीक है। चलिए 6 गुणा में 10, 9 गुणा में 10 की पावर 9 गुणा में K की वैल्यू बताओ भाई 5 माइक्रोकुलम, 5 गुणा में 10 की पावर -6, -6 क्यों आया, बिकॉज इट इज माइक्रो, अपॉन में 10 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में करो जरा, 10 बटे में 100, 1 0 से 1 0, 0.1, तो मैं इसको 0.1 लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके दशमलव ऊपर हटा दीजिए जरा, गुणा में 10, सोल्व कर लेना, गुणा भाग के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पर। तो 0.7 गुणा में 10 की पावर 6, पोटेंशियल की यूनिट बताओ जल्दी, वोल्ट, क्या होगी, वोल्ट, मेरी तरह बोल के देखो, वोल्ट, भाई वाह। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दो चार्ज हैं 2 और -2, आर प्लेस एट ए पॉइंट A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। अच्छा, कह रहा है कि दो चार्जेज हैं, देखो एक मान लीजिए ये है, दूसरा ये है, दोनों को 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस से अपार्ट कर रखा है, ये 2, ये -2। ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अच्छा एक बात मुझे आप बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक वो सरफेस होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम होती है हर जगह, ठीक है। या फिर ये कहें कि एक पॉइंट x ले लीजिए आप, यहां पर P पॉइंट ले लीजिए, यहां से x दूरी पे है, यहां से भी x दूरी के ऊपर है, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट लिया है हमने इत्तेफाक से, ये 3 है, ये 3 है। तो यहां इस P पॉइंट के ऊपर अगर पोटेंशियल निकालूंगा तो KQ अपॉन में 3, इस 2 की वजह से, प्लस में इसकी वजह से KQ अपॉन में 3, यहाँ K की वैल्यू 2 है, यहाँ -2 है, दोनों कैंसिल आउट होगी, कितनी होगी, 0 होगी। तो P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कब कितना हो गया, 0। लेकिन ये किस केस में है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में। अच्छा एक प्लेन ले लीजिए आप, प्लेन ऐसे, ये एक प्लेन कंसिडर कर लीजिए, पर प्लेन भी कैसा है, 3D है, 3D मतलब ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। जैसे आपकी कॉपी है, इसके बीचों बीच अगर पेन जो है डाल दिया जाए तो आप देखेंगे कि पेन और कॉपी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रही है। तो इसको इमेजिन करके देखो, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने, कोई P पॉइंट ले लिया दोबारा से, ये R डिस्टेंस के ऊपर है,
यहाँ पर भी r डिस्टेंस पे है, p पॉइंट के ऊपर 2 की वजह से चार्ज क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन में 2। फिर इस p पॉइंट के ऊपर -2 की वजह से प्लस का के क्यू अपॉन में, और डिस्टेंस तो r थे ना बच्चे, r लिखो, फिर यहाँ पर के क्यू अपॉन में r, हम r मान के चल रहे थे। यहाँ पर 2, यहाँ पर -2, फिर कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, 0 रहेगा। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट सोल्व कर रहे हैं हम। तो बी पॉइंट में आप लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख देता हूं, आप भी नोट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये बात अगर किसी ने मुझसे पूछी तो मैं यहीं से पीटूंगा, क्योंकि ये बात तो मैं पता नहीं कितनी बार बोल बोल के बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। मान लीजिए इस पी पॉइंट की ही बात करो आप, जल्दी देखिए जरा, इस पी पॉइंट के ऊपर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, इस माइनस की तरफ से अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ये अट्रैक्ट करेगा तो इस साइड में हो गया। अब इस वाले का अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालेंगे तो मेरी डायरेक्शन ये आ जाएगी, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये था, तो इसके कैसे होगी, ये परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, ये बात तो आप लोग जानते हो। प्लीज ये मत पूछना, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने थोड़े लेक्चर में मेहनत नहीं की, जबकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। ओके, अगला सवाल देखेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस कितनी है, मिल जाओ यहाँ पे, हाँ रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर चार्ज जो है ना 1.6 इंटू में 10 रेज टू पावर कितना है, -7 है, ये लिख लो जरा, 10 रेज टू पावर -7 ऑन इट सरफेस, सरफेस के ऊपर चार्ज है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ए पॉइंट की बात करते हैं, इनसाइड। एक बात बताइए मुझे, मैंने बड़ी अच्छे तरीके से तुम्हें समझाया था कि जो भी स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसके इनसाइड जो चार्ज होता है वो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज इसके कहाँ पे आ जाता है बच्चे, इसके सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इनसाइड चार्ज इज इक्वल टू 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा हमारा, 0। पहले पार्ट में दम ही नहीं था बिल्कुल भी। दूसरा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर मतलब यहाँ के ऊपर बात करें, इस पॉइंट के ऊपर बात करें, इसकी रेडियस कितनी थी, r थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, के क्यू अपॉन में r²। बहुत अच्छे से करवा रखा है। वैसे तो ये न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से पहले पार्ट का बनता है, यहाँ पोटेंशियल पूछना चाहिए था। यदि पोटेंशियल पूछता तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r से निकाल सकते थे हम, ठीक है। चलिए फिलहाल जो पूछ रहा है वो सोल्व कर देते हैं। 9 इंटू में 10 रेज टू पावर 9 इंटू में क्यू की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -7 अपॉन में r कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को मीटर में करो, 0.12, 12 नहीं बोलेंगे, नहीं पीटी कर देंगे, 0.12। इसको सोल्व कर लेना, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। यदि आप वोल्ट निकालते तो यहाँ पर सिंपल r लेते, यहाँ पर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि r स्क्वायर है, ठीक है। सी पॉइंट देखो, जल्दी से देखो, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, एन बदल लूँ, ये लीजिए यहाँ पर है, और यहाँ से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे, जस्ट मान लेते हैं x दूरी के ऊपर है। तो पहले हमने के क्यू बाई आर स्क्वायर किया था, अब के क्यू बाई एक्स स्क्वायर कर दो, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते तो के क्यू बाई एक्स, ठीक है। 9 गुणा में 10 की पावर 9 गुणा में 1.6 गुणा में 10 की पावर -7 बटे में x कितना है, 18 सेंटीमीटर। 18 बटे में 100, 0.18, 0.18 गुणा कर लोगे, ये नहीं सिखाऊंगा। 4.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, आ गया समझ में। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर। अच्छा ठीक है भाई, बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ, चलो पहले कैपेसिटेंस बनाते हैं। ये एक कैपेसिटेंस था, इसकी डिस्टेंस, अच्छा एक बार बताओ, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। अगर इसकी डिस्टेंस बीच में d हो, इसका एरिया a हो, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d होती है। पता है कि नहीं, नहीं पता तो बहुत मारूंगा, चलो पता है, ठीक है, डर गए मुझे लगता है। c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन अपॉन में d, इसकी वैल्यू गिवन है वैसे,
8 पिको फेराड, पिको मतलब 10 की पावर -12। वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल ने मुंह फोड़ के कह रखा है 10 की पावर -12 फेराड। सी की वैल्यू हमें पता है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए डिस्टेंस, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस हाफ। आधी कर दें, कर दी। ये लीजिए d/2 हो गई है, कितनी होगी d/2, पेन बदल लेते हैं, d/2 हो गई। बता दिया करो, मैं भूल जाता हूँ पेन बदलना है क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए सब्सटेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। इसको डाई इलेक्ट्रिक से भर दिया गया, किससे भर दिया गया, डाई इलेक्ट्रिक से भर दिया गया। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना है, 6 है। बहुत अच्छे से करवाया था मैंने। यदि डाई इलेक्ट्रिक से भर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा सी की वैल्यू पे। देखिए सी की, मान लीजिए नया कैपेसिटेंस सी डैश हो गया, उस पर प्रभाव पड़ेगा के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी की वैल्यू क्या है, d/2। बोलो भाई, डी की वैल्यू क्या है, d/2। देखो जब डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट की वैल्यू के यहाँ पर पुट अप करनी पड़ेगी, इसके साथ गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको लिखो, 2 ऊपर चला गया, 2 के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। इसको क्या लिख दें, सी ही लिख दें। अरे ये तो सी तो है ही, या हम ये कहें कि इसकी वैल्यू क्या रख दें, 8 × 10 की पावर -12। 2 गुणा में के दे रखा है कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गिवन में लिख लेना, के इज इक्वल टू 6। 2 गुणा में 6 गुणा में 8 गुणा में 10 की पावर -12। सोल्व करो, 8 से 48 दूनी 96 गुणा में 10 की पावर -12 फेराड। 10 की पावर -12 को दोबारा क्या लिख दोगे, पिको फेराड। 96 पिको फेराड। पिको क्या होता है, पिको वैसे शादी वाड़ी में भी होता है ना, पता नहीं, मैंने कभी सुना हुआ था। चलिए 96 पिको फेराड इज द राइट आंसर। अगला सवाल, 3 कैपेसिटर, सभी का कैपेसिटेंस 9 पिको फेराड, कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे कहता वैसे कर लो, ये लो 2 3, सभी का कितना है 9। कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 9, पिको का मतलब 10, ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। ये तो वास्तव में बच्चों वाला सवाल है, एक आंसू अक्सर कहता है। चलिए एक आंसू, देखो भाई, सी इक्विवेलेंट की अगर बात करें सीरीज में, तो सीरीज में बच्चे ये जुड़ता है 1 में करके, 1 में C1 प्लस का 1 में C2 प्लस का 1 में C3, 1/9 जमा का 1/9 जमा का 1/9। अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे एलसीएम लेना नहीं आता, जल्दी लेके दिखाओ। 9 9 और 9 का, अच्छा 9 होगा। चलिए 1 प्लस का 1 प्लस का 1, 3/9, 1/3। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, 1 में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 3 पिको फेराड। 3 पिको फेराड। बी पॉइंट करते हैं, बी में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। चलो 120 वोल्ट सप्लाई, 120 सप्लाई से इसको जोड़ दिया गया है, तो हर एक कैपेसिटेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी पढ़ा था, सबसे पहले यही तो पढ़ा था। तो Q इज इक्वल टू CV, टोटल चार्ज निकाल लें, निकाल लो। Q इज इक्वल टू C का मान कितना आया, C इक्विवेलेंट 3 पिको फेराड, 10 की पावर -12। पोटेंशियल कितना है 120, 12 तिया 36, 360 गुणा में 10 की पावर -12। सब पे टोटल चार्ज सेम होगा। ठीक है, सीरीज में टोटल चार्ज सब पे क्या होगा, सेम होगा। इंडिविजुअल बात कर लेते हैं, इस पॉइंट को A बोलो, इसको B बोलो, इसको C बोलो। तो A पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट A की बात कर लेते हैं हम। तो एट पॉइंट A के ऊपर जैसे Q इज इक्वल टू CV होता है, हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है V। तो V निकालेंगे तो V इज इक्वल टू Q/C। तो Q क्या है 360, अभी तो निकाला है, गुणा में 10 की पावर -12 अपॉन में C की वैल्यू कितनी है, पहले वाले के लिए A पॉइंट के लिए C की वैल्यू 9 है, 9 गुणा में, सॉरी 9 को भाग करोगे 9 चौक 36, कितना आएगा 40। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 40। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, 3 कैपेसिटर है, किस किस में जुड़े हुए हैं, 2 3 और 4, कनेक्टेड इन पैरेलल। बड़ा सिंपल सवाल है, 1 2 3, ये लीजिए किस में जोड़ दीजिए, पैरेलल में। कितना कितना है 2 3 4, बताया था ना। ए पॉइंट सोल्व करते हैं, ए में टोटल कॉम्बिनेशन निकालना है। क्या बताया था, सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस का C2 प्लस का C3 यदि पैरेलल में हो। जोड़ दीजिए बच्चों, 2 जमा का 3 जमा का 4 इक्वल 4 3 7 2 9 पिको फेराड। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा एक बात मैंने बताई थी आपको, यदि सीरीज में होता है तो इन सभी पे जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस होता है, ठीक है।
और यदि इसको बैटरी से हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया, कितने वोल्ट की बैटरी से, 100 वोल्ट की बैटरी से, तो इन सभी में पोटेंशियल 100 ही होगा, इसमें भी और इसमें भी, सभी में पोटेंशियल कितना होगा, 100 ही होगा, लेकिन इन सभी का चार्ज डिफरेंट होगा, इन सभी का चार्ज डिफरेंट होगा, जबकि हम सीरीज में करते हैं तो इनका चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। अच्छा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, बोलो। अच्छा, 1 इसको 2 इसको 3 मान लीजिए, Q1 निकालो, C कैपेसिटेंस कितना है बोलो, 2 पिकोफैराड है, बाद में 10 की 9 कर देंगे, गुणा में वोल्ट 100, तो 200 गुणा में 10 की पावर -12, बीच में 9 बोल गया था क्या, कोई बात नहीं, गलत बोल गया था, चार्ज है तो गुलाम। Q2 निकालो, 3 गुणा में 100, 300, अरे मैं ये खा गया, ये बराबर का निशान, गुणा में 10 की पावर -12 कूलाम। Q3 निकालो, 400 गुणा में 10 की पावर -12 कूलाम। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 mm, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखो एक कैपेसिटर बनाओ, ये बनाया, ये जो कैपेसिटर था इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो हम कितने लेके चलते थे, वैसे डी लेके चलते थे, इसका एरिया क्या लेके चलते थे, ए लेके चलते थे। चलिए गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास एरिया कितना है, 6 × 10⁻⁴ कितना है बच्चे, -3 है, ये मैं लिखना भूल गया, इनको ठीक करते रहना, ठीक है, 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अच्छा, जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे कितने से भाग करना पड़ेगा बोलो, अरे बोलो 10⁻³ से या 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो 3 × 10⁻³ मीटर। कैपेसिटेंस निकाल लो, ए ε/d, बहुत बार बताया था। ए की वैल्यू 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन वैल्यू 8 × 8 5 × 10⁻12 अपॉन में डी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 1.77 गुणा में 10⁻11 इसमें फैराड में, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन द ईच प्लेट। यदि इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया, और बैटरी 100 वोल्ट सप्लाई है, पेन बदलो, 100 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है, कितनी वोल्ट सप्लाई है, 100 वोल्ट सप्लाई, तो हायर पोटेंशियल के ऊपर चार्ज, देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये भी कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस लोअर पोटेंशियल के ऊपर, तो दोनों के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, क्यू रहेगा। तो बी पॉइंट सोल्व करते हैं, ये पॉइंट कौन सा था, ए पॉइंट था, तो बी पॉइंट में पता क्या कह रहा है कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है, यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द व्हाट इज द चार्ज निकालना है, तो सी कितना है, अरे भाई अभी तो निकाला है, कहाँ ध्यान रहता है आपका, 1.77 × 10⁻11 इंटू में वी 100 वोल्ट की सप्लाई है। अच्छा, इसकी दशमलव हटाओ, 2 0 कैंसिल आउट होगी, 10⁻11 फैराड। इसको पिकोमीटर में पिको फैराड में करके दिखाना कितना आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8 ए 3 mm थिक मिका शीट। अच्छा देखो, ये कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर के अंदर हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है, तो K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, ठीक है। तो नया जो कैपेसिटेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, K टाइम्स इंटू C। C की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, C की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, देखो देख के बताओ जरा एक बार, 1.77 × 10⁻11 फैराड आई थी, ठीक है। जब हम इसकी K से गुणा करेंगे, K कितना है, 6 है, तो इसकी जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू में 1.77 × 10⁻11 इंटू में ये जो इतना आया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.062 इंटू में 10⁻10 फैराड। तो इसी सी हमारा नया कैपेसिटेंस आ गया। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ क्या कर दिया जाए, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। यदि वोल्टेज जो थी ना हमारी 100 की, पिछले क्वेश्चन में देखना 100 वोल्ट था, तो उसमें अगर 100 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई अगर कनेक्टेड थी, तो हमें अब नए चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस हम नया लेंगे और वोल्टेज 100 की सप्लाई है, तो नया चार्ज आ जाएगा हमारे पास। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई बताओ, 1.062 इंटू में 10⁻10 इंटू में वोल्टेज कितना आ गया, 100 हो गया। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.062 इंटू में 10⁻8 आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया ए ऑप्शन।
और चार्ज है तो ये कूलम में हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की कि आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, हम जो 100 वोल्ट की सप्लाई थी उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसके चार्ज पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, जो चार्ज पहले का था वो पहले वाला ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसके अंदर अब जो चार्ज की वैल्यू थी वो कितनी थी बताइए जरा। चार्ज की वैल्यू थी 1.77 इंटू में 10⁻⁻⁹ थी। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू थी। तो हम नया पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। कैपेसिटेंस तो जो C डैश हमने निकाला है वही यूज करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस तो हम वही यूज करेंगे ना C डैश। और जो नया चार्ज है सॉरी जो पोटेंशियल है वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास Q अपॉन में C डैश हो जाएगा। ठीक है, Q की वैल्यू हम ऑलरेडी जो पुरानी वाली है वो यूज करेंगे। Q की वैल्यू थी 1.77 इंटू में 10⁻⁹ और अपॉन में Q की वैल्यू ये रही ना, और यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे C डैश की। C डैश की वैल्यू देखो कहाँ है, ये थी 1.062 इंटू 10⁻⁻10। इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 16.67 वोल्ट। ओके, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ए 12 पिको फैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है 50 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है 12 वोल्ट, दे रखी है 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, देखो जाके पीछे वीडियो में एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 CV², मुझे तो पता है। तो 1/2 C का मान 12, पिको का मतलब 10⁻12, वोल्ट दे रखा है 50 गुणा में 50। इसको सोल्व करो, 2 एकम 2, 2 6 12, 50 की करेंगे तो 2500 हो जाएगी, और गुणा में 6 है, 6 की दोबारा करो 25 के 150, 15,000। ठीक है, 10 की पावर कितनी है -12 इंटू में है। चलिए इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करके लिखोगे 1.5 गुणा में 10 की पावर -8। एनर्जी की यूनिट क्या होती है कौन बताएगा, एनर्जी की यूनिट कमेंट करो, क्या कमेंट करोगे मैं ही बता देता हूँ, जूल। अगला क्वेश्चन देखो, एक 600 पिको फैराड कैपेसिटर है, इट चार्ज बाय 200 वोल्ट बैटरी, it is disconnected from the supply and is connected to the another uncharged 600 pico farad capacitor. How much electrostatic energy is lost? ओहो, ये मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना उसी टाइम सोच रहा था कि यार एक बार मैं एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था 1/2 CV²। अगर Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, यहाँ से मैं C की वैल्यू निकालूं तो C की वैल्यू हो जाती है Q/V। तो C की वैल्यू जब मैं यहाँ पर Q/V रखूंगा तो 1/2 Q इंटू में V² अपॉन में V, क्योंकि C की जगह मैंने क्या रख दिया Q/V। एक V से एक V कैंसिल हो गया, 1/2 Q इंटू में V होगा। यदि मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालूं तो V की वैल्यू हो जाती है Q/C, और V की वैल्यू मैं यहाँ पर Q/C रखूंगा तो बताइए मेरे पास क्या आएगा 1/2 C, V की जगह रखो Q²/C², ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 Q²/C। कुल मिला के एनर्जी के मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, ये तो मैंने अच्छे से बताए थे। 1/2 CV² इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू में V इज इक्वल टू 1/2 Q² अपॉन में C। लेकिन बच्चों जब एनर्जी लॉस की बात आई थी ना तो वो मैं आपको बताना भूल गया था, इसलिए एनर्जी लॉस को मैं डेल्टा E से डिफाइन कर देता हूं। और दो कैपेसिटेंस की जब बात हो ना, ये क्या कर रहा है कि एक 200 वोल्ट बैटरी से एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर यहाँ से बैटरी हटा के दूसरे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। तो जब भी एनर्जी लॉस का जिक्र आए या आपको नीट सिलेबस में भी काम आएगा, इसको जरूर विशेष तरीके से ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ C1 C2 इंटू में V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में C1 प्लस का C2। इसको याद करो, अभी याद करो, जब तक याद नहीं करोगे मैं आगे नहीं चलूंगा। इसको जस्ट अभी की अभी याद करो, C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस का C2। प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है। C1 की वैल्यू क्या है बताओ जरा, C1 की वैल्यू 600 इंटू में पिको फैराड है 10 की पावर -12, ऊपर लिख देता हूं 10 की पावर -12। C2 की वैल्यू क्या है दोबारा बोलो, वो भी 600 ही है, तो गुणा में 600, 10 की पावर -12 ऊपर लिख देता हूं। V1 क्या है, V1 200 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। दूसरा V2 क्या है, 0 है, भाई दूसरी तो कोई बैटरी है उसे कनेक्ट किया ही नहीं, तो इसका स्क्वायर है अपॉन में 2 इंटू C1 प्लस C2, 600 प्लस का 600, और 10 की पावर -12 मैंने कॉमन ले लिया। बच्चे इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 6 इंटू में 10⁻⁻6 जूल।
इसको हम 6 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला दोबारा याद करवाना जी लॉस का, C1C2 इंटू में V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू C1 प्लस का C2। अच्छा, दूसरी बैटरी से जो 200 वोल्ट की बैटरी थी ना, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू द अनदर चार्ज। तो हमारे पास चार्ज दो हो गए। यदि बैटरी सेम ही बैटरी ले रखी है, सेम ही बैटरी से पहले इसके साथ कनेक्ट किया गया, फिर इसके साथ कनेक्ट किया गया, तो हमारे पास V1 की वैल्यू तो दे रखी है 200। अगर सवाल ये होता कि 200 वोल्ट की बैटरी के साथ पहले तो इसको चार्ज किया, फिर एक 100 वोल्ट की बैटरी ली, उसके साथ दूसरे इस कैपेसिटर को चार्ज किया, तो उस वाले केस में हम V1 V2 की वैल्यू अगर यहाँ पर 50 वोल्ट की बैटरी चार्ज करते तो 50 ले लेते। तो प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, देखो अगला क्वेश्चन देखो, ए चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम्स इज लोकेटेड एट ओरिजिन। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q वाया R। वाया का क्या मतलब हुआ? भाई वर्क डन तो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता ना, तो हमें वाया से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो यार, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं आजकल पागल बनाने के लिए, इस वाया का कोई जिक्र नहीं। पहले देखो क्वेश्चन समझो, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने ये एक्स एक्सिस ले ली, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी मान सकते हो, कोई बात नहीं। पी पॉइंट जो है वो पी पॉइंट कहीं यहाँ कहीं है, इस पॉइंट पे 003 003। ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया। फिर 040 यहाँ कहीं हो गया 040, ये मैंने क्यू पॉइंट मान लिया। ठीक है, और आर पॉइंट पी पॉइंट से क्यू पॉइंट के ऊपर एक चार्ज को लाया जा रहा है। कौन से चार्ज को? -2 इंटू में 10⁻⁻9। और ओरिजिन के ऊपर कितना कूलम चार्ज है बताओ जरा? 8 मिली कूलम चार्ज है। ये सवाल था, अगर आप इतनी कंडीशन समझ गए तो फिर आप समझ गए। आर पॉइंट कहीं बीच में होगा, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो वर्क डन जो होता है ना वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। अब मैं सवाल क्या करना चाह रहा हूं, देखो मैं निकालना चाहता हूं, देखो चार्ज की वैल्यू Q1 की वैल्यू देखो आप, जिस चार्ज को ला रहे हैं हम -2 इंटू में 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, तो वर्क डन निकालना चाह रहा हूं। वर्क डन क्या होता है? बेसिकली वर्क डन जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो इंटू में पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो Q पॉइंट का माइनस में P पॉइंट का। समझा की बात है? अब ये सारी वैल्यू हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है, पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। VQ को क्या लिखेंगे? KQ अपॉन में R। यहां पर R कितनी है बोलो? 4 है, तो 4 सेंटीमीटर में होगी, देखो सेंटीमीटर में है, तो 0.04 माइनस P पॉइंट के ऊपर ये दूरी कितनी है? 3 है, तो अपॉन में तो क्या आ जाएगा? 0.03 सेंटीमीटर इंटू में K इंटू में Q। अब बच्चे Q1 की वैल्यू रखो -2 इंटू 10⁻⁻9, A की वैल्यू रखो 9 इंटू में 10⁻⁹ इंटू में Q की वैल्यू रखो, कितना कूलम चार्ज है यहाँ पर? 8 मिली कूलम चार्ज है, तो 8 इंटू में 10⁻⁻3 अपॉन में 0.04 माइनस K की वैल्यू 9 इंटू में 10⁹ गुणा में Q की वैल्यू वही 8 इंटू में 10⁻⁻3 अपॉन में 0.03। इसको सोल्व कर लेना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, 1.2 जूल आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बात ध्यान रखना, वर्क डन क्या होता है भाई, ये तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा था कि पोटेंशियल क्या होता है? W अपॉन में Q। जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उसको, जिस चार्ज को इंफिनिटी पॉइंट से किसी चार्ज के क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए किया गया कार्य जो होता है ना, वो हमारा पोटेंशियल कहलाता है। V इक्वल W अपॉन में Q, यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे V इंटू में Q, तो ये Q इंटू में V ही तो है, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट है तो दोनों पॉइंट का माइनस लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्यूब ऑफ साइड B हैज ए चार्ज Q एट ईच वर्टिसेस। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन JEE और नीट में बहुत आते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलो एक क्यूब बनाते हैं। ये हो गया मेरा एक क्यूब, ये क्या हो गया भाई? क्यूब हो गया। ये लो क्यूब, भाई बेकार सा बनाया पर कोई बात नहीं, समझने के लिए ठीक है। इसके ना सेंटर के ऊपर, यहां सेंटर के ऊपर, पेन बदलता हूं, इस सेंटर के ऊपर, अच्छा एक बात तो ये देखो, इसके ऊपर सभी पे ना क्यू चार्ज है, सभी पे कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। ये सारे पे कितना चार्ज है बच्चों? क्यू चार्ज है। अच्छा इसकी डिस्टेंस हम b मान के चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ये b है, ये भी b है, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब का √2b, √ क्या हो जाएगा? 2 इंटू में b। भाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, आधार का स्क्वायर जमा कर लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू √2b। ठीक है, मैं इस क्यूब का इस कॉर्नर को और उस कॉर्नर को दोनों को मिलाना चाह रहा हूं।
तो यहां पर ये तो हो गया रूट टू बी, ये हो गया बी, तो इसका डायगोनल क्या होगा मुझे बताओ। डायगोनल होगा रूट टू बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये हो गया अपना टू बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट थ्री बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट थ्री बी, रूट थ्री बी हो गया। अब इसका आधा लेना चाह रहा हूं मैं, तो मैं क्या लेना चाह रहा हूं, इसका आधा लेना चाह रहा हूं, इसका आधा हो जाएगा बटे दो। तो मेरे पास इस सेंटर से, बीच वाले सेंटर से, मान के चलो कि जो क्यूब है ना उसके बिल्कुल सेंटर से हर एक पॉइंट कितनी दूरी पे होगा, ये होगा अंडर रूट तीन बी। ठीक है, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट तीन बी बटे दो। तो पहला तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं इस पॉइंट के ऊपर, तो किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता है। और इस वाले चार्ज से बात करूं तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। उसी प्रकार इस वाले से इस डायरेक्शन में, इस वाले से इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्री, किसकी वजह से, ड्यू टू सिमेट्री, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, विल बी कैंसिल आउट, लिख लेना ये लाइन, कैंसिल आउट ईच अदर, ईच अदर। दैट्स वाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इसको सी पॉइंट माना था हमने, इज जीरो। समझ में आई बात। अब बी पॉइंट करते हैं, बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैंसिल आउट कर दिया था सभी को, लेकिन यहां सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। बी की वैल्यू क्या होती है बताओ जरा, के क्यू बटे में आर, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴। चलो अगर ऐसी बात है तो हम सिंपल ही निकाल लेते हैं, के क्यू की वैल्यू क्यू है बटे में आर क्या है, अंडर रूट तीन बी अपॉन में टू, टू ऊपर चला जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी टू के क्यू अपॉन में रूट थ्री बी। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू 1/4πε लिख सकते हैं। समझ में आई बात। ये पोटेंशियल था सिर्फ एक चार्ज की वजह से, एक चार्ज क्यू की वजह से। अब यहाँ पर टोटल चार्ज कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से गुणा कर दो, बस इतना ही, 8 से गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि ना चार्ज की वैल्यू गिवन है ना बी की वैल्यू गिवन है। अगर बी और चार्ज की वैल्यू गिवन हो तो आप कर सकते हैं। देखो बच्चों ये बड़ा अच्छा सवाल है, दो टीनी स्फीयर कैरिंग चार्ज दिस एंड दिस आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यहां तक तो बड़ा सिंपल लग रहा है, दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो सबसे पहले ए पार्ट निकालना चाह रहे हैं हम, तो देखना ए पार्ट में इसके ऊपर लिख लीजिए 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब जो पोटेंशियल है एट, ये मिड पॉइंट को ओ नाम देते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो। अगर प्लस माइनस होता और सेम होता तो कट जाता। ठीक है, तो अब वी क्या होता है मुझे बताओ जल्दी, वी होता है के क्यू 1 में आर, के क्यू अपॉन में आर प्लस में के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में आर, ये मिड पॉइंट है तो 15 हो गए, 15 ये 30 सेंटीमीटर था ना, तो 15 बटे में 100 करेंगे तो आ जाएगा 0.15, तो 0.15 यहाँ पर आ जाएगा। प्लस में के की वैल्यू 9 इंटू में 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू है 2.5 गुणा में 10⁻⁻6 और अपॉन में 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 15। ये वैल्यू मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कितनी आएगी 2.4 इंटू में 10⁻⁵ वोल्ट। अच्छा मैं यहाँ ना आपको सिर्फ अप्रोच करना सिखाऊंगा, कैलकुलेशन प्लीज आप कैलकुलेटर लेके बैठो या कैसे भी करो, आप प्लीज खुद कर लेना। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। ये तो पोटेंशियल निकाल दिया मैंने, पहले का पहला है, दूसरा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इस पॉजिटिव की वजह से कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा ये पॉजिटिव है, इसमें किस डायरेक्शन में होगा, इसकी तरफ होगा, तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मेरा होगा E2 माइनस E1। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो E2 माइनस में E1 हो जाएगा। तो E2 में निकालता हूँ, E2 कौन सा है, ये E2 है, इसकी वजह से। तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू 9 इंटू में 10⁻⁹ इंटू में क्यू की वैल्यू, इस Q2 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू में 10⁻⁻6। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये 2 की वजह से है, ये 1 की वजह से।
तो ये वाला 2 था और ये वाला क्या था 1 था, और अपॉन में हम क्या करेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगा बोलो, मिड पॉइंट की बात करें तो 0.15 लेना पड़ेगा, तो 0.15 का स्क्वायर। फिर माइनस का के की वैल्यू दोबारा रखो, 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में 1.5 इंटू में 10⁻⁻6 और अपॉन में 0.15, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बच्चे इनको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 4 इंटू में 10⁻5। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये तो ए पार्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। अब मैं एक नई टैब ले लेता हूं। अब देखो दूसरा हम क्या निकालना चाह रहे हैं, बी पॉइंट कर रहे हैं। बी पॉइंट में सवाल ने क्या कह रखा है कि दो चार्ज थे और उनके ऊपर जो चार्ज था वो कितना कितना था 1.5 और 2.5, इनके बीच की 0.30 सेंटीमीटर था। 30 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ लिख देता हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी वजह से कहाँ होगा इस डायरेक्शन के अंदर होगा। तो एक मिनट रुकना, रुको जरा सब्र करो, यहाँ कर लेता हूँ इसको। अब देखो इसकी वजह से 1.5 की वजह से बाहर होगा। मान लीजिए ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज कितना था हमारा Q2 था, तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2 और Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1 हो गया, और इसको हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया। 0.3 थी तो ये हो जाएगी 0.15 और ये भी हो जाएगी 0.15। अच्छा सवाल है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं E1 और E2। सबसे पहले मैं E1 निकालता हूँ। E1 क्या होता है बताइए जरा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू बताओ 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में क्यू की वैल्यू E1 की वजह से है तो क्यू की वैल्यू लेनी पड़ेगी 1.5 इंटू 10⁻⁻ का माइक्रो था ना, तो -6 हो जाएगा अपॉन में आर। ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये वैल्यू दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी थी बच्चे 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो हम ये दे रखी है तो इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये वैल्यू बताइए जरा, 0.15 का स्क्वायर प्लस में 0.1 का स्क्वायर। 0.1 क्यों किया, क्योंकि 10 सेंटीमीटर था तो 10/100, 1 0 से 1 0 0.1 आ गया, 10 बदल लेते हैं और इसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे। बेटे इसको सोल्व करोगे 0.18 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गई 0.18, तो मैंने ये वैल्यू निकाल ली 0.18 का स्क्वायर। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो E1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी जल्दी बताओ। E1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4.2 इंटू में 10⁵ न्यूटन कूलम। उसी प्रकार सबसे पहले हम E2 की E1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब E2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये भी 0.15 है, ये भी 10 है, ये भी कितनी आ जाएगी 0.18। इसमें चार्ज की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो Q2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ Q1 लिया था। Q2 की वैल्यू कितनी है 2.5 है, तो ये वैल्यू रखो 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में 2.5 इंटू में 10⁻6 अपॉन में 0.18 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद 6.9 इंटू में 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। अच्छा ये एंगल थीटा था, ये एंगल क्या था थीटा, ये एंगल भी क्या था थीटा, तो इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। ये टोटल एंगल भी 2 थीटा होगा, ये थीटा थीटा 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा हो गया। इस 2 थीटा को मैंने फाई मान लिया। मैंने 11th क्लास में बहुत अच्छे सिखाया था कि रिजल्टेंट दो वेक्टर का कैसे निकलता है, यदि फोर्स निकालनी है तो भी और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो भी। E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 इंटू में कोस, यहाँ फाई ले रहे हैं हम, वैसे 2 थीटा है, ठीक है। तो कोस फाई की वैल्यू और निकालो, तो कोस फाई की वैल्यू मेरे पास कैसे होगी बताइए जरा। कोस फाई की वैल्यू ये 2 थीटा है, तो पहले यहाँ से आप थीटा की वैल्यू कंसिडर कीजिए। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, L A L अपॉन में K A से। आधार बटे विकर्ण, आधार कितना है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, आधार कितना है, आधार 10 यानी 0.1 और अपॉन विकर्ण ये कितना है 0.18। तो इसकी जब 10 हटाएंगे तो हट जाएगी, 10/18 आ गया। और जब कोस थीटा 10/18 कोस इनवर्स करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू 10/18 और थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो कोस इनवर्स आ जाएगा। और कोस इनवर्स 10/18 की वैल्यू कितनी होती है 5/9। ये आप उसमें से देख सकते हैं, सवाल में गिवन भी होंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू 5/9 आ गई, तो 2 फाई निकालेंगे, फाई निकालेंगे
2 थीटा हो जाएगा। 2 इंटू में थीटा की वैल्यू 5/9 और 10/9 आ जाएगी। ठीक है, 10/9 लिखेंगे। फाई की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। और जब कोस फाई निकालेंगे तो कोस 10/9, कोस 10/9 क्या होगा बताओ जरा। कोस 10/9 इसकी वैल्यू भी आपको गिवन होगी -31/81, -31/81। बच्चे E1 की वैल्यू रख दीजिए, E2 की वैल्यू रख दीजिए। 2 E1 E2 कोस फाई, इनकी सबकी वैल्यू रखोगे तो E का मान आ जाएगा मेरे पास 6.58 × 10⁵ न्यूटन कूलम। ठीक है, वैसे बताऊं इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आती है, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आते भी हैं तो वो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इनको सोल्व कर सकें। ठीक है, अब हमें निकालना था क्या, अब हमें निकालना है इसके ऊपर पोटेंशियल। तो मैं पोटेंशियल सिर्फ इतनी ही जगह में कर देता हूं, आप देख लेना थोड़ा सा। पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस पॉइंट को P को मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है कि नहीं। तो K Q1/R प्लस में K Q2/R, यहाँ पर R1 और R2 दोनों सेम है 0.18। तो ये पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा। K की वैल्यू 9 इंटू में 10⁹9, ये कॉमन ले लिया। Q1 की वैल्यू थी Q1 1.5 अपॉन में R की वैल्यू थी 0.18, फिर प्लस में K तो कॉमन ले रखा है। Q2 की वैल्यू कितनी थी, Q2 की वैल्यू 2.5 अपॉन में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.18 हो जाएगी। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू में 10⁵5 वोल्ट। ठीक है बच्चे, तो इस टाइप के सवाल बहुत कम आते हैं लेकिन मैंने आपको निकालने सिखाए हैं। अच्छा आप ध्यान से सुनो, ये न्यूमेरिकल सीरीज खत्म हो चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को आप दोबारा देखो, 4 बार देखो, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि कहाँ पे समझ में नहीं आई। और फिजिकली भी आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं यदि कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तो बच्चे आज आपको मुझे लगता है कि मजे कहीं ना कहीं आए होंगे। न्यूमेरिकल्स थोड़े से इजी भी थे और थोड़े से हार्ड भी थे। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।